हेलो दोस्तों, परपेचुअल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम इस चैनल पर एक नया सब्जेक्ट पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। पावर सिस्टम एनालिसिस डबल ई और ट्रिपल ई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि गेट, ईएसी और अन्य स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। ये सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। तो आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहिए कि ये सब्जेक्ट को थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 2 to 3 मंथ आप प्रिपेयर रहिए, मेंटली रूप से प्रिपेयर रहिए, तभी आप इस सब्जेक्ट को डेप्थ में समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट में निम्नलिखित सिलेबस को फॉलो करेंगे। ये सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सिलेबस है। फिर भी अगर कोई भी टॉपिक छूट गया होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम लास्ट में उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट में ओवरहेड कंडक्टर पढ़ेंगे, फिर परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड कैलकुलेशन ऑफ आरएलसी इन ट्रांसमिशन लाइन, concept of traveling wave, insulator, UG cable, voltage and frequency control, calculation of sag per unit system, symmetrical component, fault analysis, power system stability, load flow analysis, power factor correction, circuit breaker, relay, generating station, economic aspect of generating station, economic load dispatch और कंट्रोल इन ऑपरेशन ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। हम पावर सिस्टम में चैप्टर वाइज पढ़ने से पहले कुछ बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले पावर सिस्टम क्या है। पावर सिस्टम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और लोड को मिलाकर हम पावर सिस्टम कहते हैं। पावर सिस्टम का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक इकोनॉमिकल बेसिस पर पहुंचाना है। चूँकि जनरेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से आपके लोड तक पहुंचने में जितना भी खर्च किया जाता है उसी के रेशियो पर आपके घर में बिजली बिल आता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन या फिर बोलें कि जनरेटिंग स्टेशन से लोड तक का ट्रांसमिशन जो है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब जो हर कोई अफोर्ड कर पाए। तो पावर सिस्टम को हम सिमेट्रिकली इस प्रकार से शो करते हैं। यह है कंप्लीट पावर सिस्टम, जहाँ पे यहाँ तक आपका जनरेटिंग स्टेशन है, इसके बाद यहाँ तक आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, यहाँ तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और आपका ये दोनों आपका लोड है। तो सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो यहाँ पर अल्टरनेटर होता है। जनरेटिंग स्टेशन में बेसिकली अल्टरनेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है और टरबाइन होता है। टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है और अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले टरबाइन को रन करने के लिए अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जनरेटिंग स्टेशन चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि स्टीम, हाइड्रो या फिर अन्य टाइप का कोई मेथड यूज करते हैं जिससे टरबाइन को सबसे पहले रन किया जाता है। टरबाइन अल्टरनेटर को रन करता है, तो अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर जनरली लो वोल्टेज होता है और अल्टरनेटर का जो आउटपुट होता है जनरली 11 kV टू 25 kV के बीच होता है। उसके बाद इस वोल्टेज लेवल को ट्रांसफार्मर के जरिए, यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसके जरिए स्टेप अप किया जाता है। क्योंकि हम इतना लो वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन में नहीं ले जा सकते, इसका रीज़न हम आगे स्टडी करेंगे। और इसका मेन रीज़न आप ये भी बोल सकते हैं कि यदि हम इतना कम वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए, चूँकि ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होता है ना, तो इतना कम वोल्टेज को यदि हम इसमें फ्लो कराएं तो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस की वजह से आपके लोड तक बहुत ही कम वोल्टेज पहुंच पाएगा। इस वजह से इस वोल्टेज को हम सबसे पहले इंक्रीज करते हैं और इसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर
ये 11 टू 25 केवी वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करके 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी तक इंक्रीज कर देता है। इसके बाद इस वोल्टेज लेवल को हम ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद ये वोल्टेज लेवल को डिस्ट्रीब्यूशन में भेजने से पहले कम किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा वोल्टेज को कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ये जो वोल्टेज लेवल है मेनली ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम कंज्यूम करने से पहले इस वोल्टेज लेवल को कम करते हैं और उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज दिया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जनरली 66 केवी, 33 केवी, 11 केवी, 415 वोल्ट और 240 वोल्ट होता है। 415 वोल्ट और 240 वोल्ट आपके घरों तक जाता है, जो कि लाइट, फैन, ETC इत्यादि को रन करने के लिए यूज करते हैं। और जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्रीज वगैरह है उनको जनरली हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, जैसे कि 11 केवी या इससे ऊपर। तो ये है कंप्लीट पावर सिस्टम। इसको हम एक और तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ये है SLD, इसको आप SLD बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जनरेटिंग स्टेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेम ही है, जैसे कि सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन में 11 टू 25 केवी का वोल्टेज जनरेट करता है। उसके बाद में ट्रांसमिशन सिस्टम में 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी इसको ट्रांसमिट किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 66 केवी, 33 केवी, 11 केवी, 415 वोल्ट और 220 वोल्ट को कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट है, अब इस वोल्टेज लेवल को कैसे डिफाइन किया गया है। इस वोल्टेज लेवल को हम मुख्यतः दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक है ट्रांसमिशन लेवल और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। ट्रांसमिशन लेवल में सबसे पहले हाई वोल्टेज में 11 केवी, 33 केवी, EHV मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी। USB मतलब कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज में 765 केवी या इससे ऊपर का वोल्टेज लेवल आता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में 11 केवी, 33 केवी, चूँकि 11 केवी और 33 केवी ये ट्रांसमिशन सिस्टम में भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं और कहीं पे इसको डायरेक्टली जो बड़ा बड़ा सब स्टेशन होता है, बड़ा बड़ा कारखाने होते हैं, उसमें भी दे दिया जाता है। तो इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में भी यूज़ करते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर जनरली आपका बिग फैक्ट्रीज और जितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सब आते हैं इसमें। और सेकेंडरी कंज्यूमर में सेकेंडरी लेवल में आता है 240 वोल्ट और 415 वोल्ट। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि घरों तक जाता है ये। यहाँ पे 240 वोल्ट सिंगल फेस 2 वायर होता है और 415 वोल्ट 3 फेस 4 वायर सिस्टम होता है। पावर सिस्टम में मुख्यतः 3 कंपोनेंट होता है। एक है अल्टरनेटर, दूसरा है ट्रांसफार्मर और तीसरा है ट्रांसमिशन लाइन। आपने अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में मशीन में पढ़ा है। इस सब्जेक्ट में हम पूरी तरह से ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पावर सिस्टम को हम एक SLD के माध्यम से और डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और लोड। पूरा पावर सिस्टम में हम इस SLD को यूज़ करेंगे। तो ये SLD को आप याद रखिएगा। यह है आपका जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। ये आपका है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये आपका
लोड। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो ये टावर होता है। चूँकि पावर का ट्रांसमिशन इन लाइंस के द्वारा, इन कंडक्टर के माध्यम से करते हैं, लेकिन इन कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए टावर होता है। ये है आपका टावर और ये आपका है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मुख्य काम है कंडक्टर और टावर को सेपरेट करना है। मतलब कि जो भी कंडक्टर में पावर फ्लो हो रहा है वो पावर हमारे ट्रांसमिशन टावर के जरिए ग्राउंड ना हो जाए, इसके लिए ये इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारा मुख्य मकसद, मुख्य काम जो है, ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य काम जो है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, ना कि पावर को ग्राउंड करना है। इस वजह से हम यहाँ पे इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इंसुलेटर का डिजाइन कैसे किया जाता है और कंडक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है कंडक्टर। तो हम कंडक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, कंडक्टर को डिसाइड कैसे करते हैं कि हमारा कंडक्टर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो चूंकि हमारा कंडक्टर ओवरहेड टावर के माध्यम से जाता है, इस वजह से कंडक्टर जितना लाइट होगा उतना बेहतर है। तो सबसे पहले तो कंडक्टर लाइट वेट होना चाहिए। दूसरा है कि कंडक्टर में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब कि वो मैक्सिमम लोड बियर करने में कैपेबल हो, जिसमें वो फ्रैक्चर ना हो, स्ट्रेच होने पर फ्रैक्चर ना हो। नेक्स्ट है हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो पाए उसमें। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमारा जो कंडक्टर है उसमें कोई भी वेरिएशन ना हो। लो कोरोना लॉस। कोरोना लॉस क्या होता है, हमारा कंडक्टर हाई वोल्टेज कैरी करता है और इस हाई वोल्टेज की वजह से जो उसके आसपास का एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है, जिसके वजह से एयर में करंट फ्लो होने लगता है और इसकी वजह से पावर लॉस होता है और साथ ही साथ एक हिसिंग साउंड सुनाई देता है। हम कोरोना के बारे में आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बस आप बेसिक इतना जान लिए कि ये एक तरह का लॉस है। आप जब भी टावर लाइन के नीचे से गुजरेंगे तो आप कुछ साउंड सुनाई देता है आपको, वो साउंड जो है वो कोरोना लॉस की वजह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है कि हमारा कंडक्टर लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस क्योंकि तभी हमारा कंडक्टर जो है करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली कैरी कर पाएगा। लो कॉस्ट, चूंकि टावर लाइंस बहुत लंबी लंबी दूरी पर होता है, ये कई किलोमीटर तक फैले होते हैं, इस वजह से कॉस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है। नेक्स्ट है हम इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। बेसिकली दो टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, एक है एल्यूमिनियम का और दूसरा है कॉपर का। चूंकि कॉपर काफ़ी महंगा होता है और एल्यूमिनियम जो है बेनिफिशियल है इंडिया में, खासकर इंडिया में एल्यूमिनियम बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू कॉपर। इसका रीजन आगे हम देखते हैं। इसका रीजन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला तो कॉस्ट, एल्यूमिनियम जो है कॉपर के कंपैरिजन में लो कॉस्ट में अवेलेबल है। दूसरा है इसका लाइट वेट होता है। तीसरा है ये इजीली अवेलेबल होता है, ये इंडिया में हर जगह कॉमनली मिल जाता है ये। चौथा है इसका रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। रजिस्टिविटी को हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, रजिस्टिविटी आपने रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, R=ρL/A, जहाँ पे रो जो है उसका रजिस्टिविटी है और ए जो है एरिया है और ए उसका लेंथ है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रो जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चूंकि एल्यूमिनियम का रजिस्टिविटी कॉपर के रजिस्टिविटी से ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया
कॉपर के क्रॉस सेक्शन एरिया से ज़्यादा होता है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। आगे हम इसके बारे में जान जाएंगे। नेक्स्ट है लो कोरोना लॉस। एल्यूमिनियम में कोरोना लॉस कम होता है, क्यों? देखिए, ई क्या है? ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किस पे निर्भर करता है? आपका रेडियस पे। मतलब रेडियस जितना ज़्यादा होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उतना ही कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जितना कम होगा, आपका कोरोना लॉस उतना ही कम होगा। इसके बारे में डिटेल में हम कोरोना वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन एल्यूमिनियम का कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला है कि एल्यूमिनियम जो है हाई पावर लॉस होता है। एल्यूमिनियम में हाई पावर लॉस होता है एज कंपेयर टू कॉपर। और दूसरा है एल्यूमिनियम में टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टेंसाइल नहीं, ये एक्चुअल में ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है, इसलिए हम इसको सिंगल यूज नहीं करते हैं। इसके साथ में कुछ दूसरा मटेरियल को मिक्स करके यूज करते हैं, जैसे कि स्टील। आगे हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कि हम ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ही यूज क्यों करते हैं। आपने नेटवर्क में पावर का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लॉसेस जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि लॉसेस जो है वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, हमारा लॉसेस उतना ही कम होगा, और लॉसेस जितना कम होगा, एफिशिएंसी उतना इम्प्रूव होगा। तो ये है आपका पहला रीजन कि वोल्टेज इंक्रीज होने पे लॉसेस डिक्रीज होता है, और दूसरा है एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, हम दो ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं जिसमें लॉसेस को कांस्टेंट रखते हैं, और हमारा जो वोल्टेज सेकंड ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज हम फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन से n टाइम्स करते हैं। तो यहाँ पे लॉसेस कांस्टेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि I1 स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 स्क्वायर R2। इसको सॉल्व करने पे आपका I1 बाय I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R2 बाय R1 होगा। जैसा कि आपको पता है कि R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि R जो है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और आपने अभी पहले पढ़ा है कि I जो है वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करने के बाद सॉल्व करने पे हमें ये वाला वैल्यू मिलता है, A2 इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर A1। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि हमारा जब वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, जब हम V2 इक्वल टू n V1 कर रहे हैं, मतलब कि सेकंड ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज n टाइम्स जब कर रहे हैं, तब हमारा कंडक्टर का एरिया कम लग रहा है। इसका मतलब है कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो हम लेस मटेरियल यूज होता है, कंडक्टर में कम मटेरियल यूज होता है, और जो कि कॉस्ट को कम कर देता है। तो ये हमारा एक तीसरा बेनिफिट है। तो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज यदि इंक्रीज करने पे पहला तो लॉसेस कम हो रहा है, दूसरा एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, तीसरा लेस मटेरियल यूज हो रहा है जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रहा है। तो ये चार रीजन है जिसकी वजह से हाई वोल्टेज का यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंडक्टर। हम ट्रांसमिशन लाइन में 4 टाइप का कंडक्टर यूज कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि इसमें से बेनिफिशियल कौन सा होगा। एक है सॉलिड कंडक्टर, दूसरा है स्ट्रैंडेड कंडक्टर, तीसरा है कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर, चौथा है बंडल कंडक्टर। हम इसके बारे में पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि
कंडक्टर सर्कुलर ही क्यों होता है, हम कंडक्टर को स्क्वायर रूप में या फिर फ्लैट को क्यों यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला चीज है कि सर्कुलर में चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से कोरोना लॉस कम होता है। और जो स्क्वायर और फ्लैट वाले कंडक्टर है, इसके जो एजेस होते हैं, एजेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी फील्ड एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया जितना कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, हमारा कोरोना उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस वजह से हम ट्रांसमिशन लाइन में स्क्वायर या फिर फ्लैट कंडक्टर का यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है कि सर्कुलर कंडक्टर में भी हम सॉलिड यूज करें या हॉलो यूज करें। तो हम यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शन लेते हैं, एक है सॉलिड कंडक्टर का और दूसरा है हॉलो कंडक्टर का। और सॉलिड कंडक्टर का रेडियस r है, हॉलो कंडक्टर का दो रेडियस होगा, एक r1 और दूसरा r2। जैसे कि हमें पता है कि कोई सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे पाई r2 माइनस r1 स्क्वायर होगा। तो चूंकि हम सेम ही ट्रांसमिशन लाइन में इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा करंट रेटिंग सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो इन दोनों एरिया को हम कंपेयर करने पे हमारे पास एक रिलेशन आता है R2 इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हॉलो कंडक्टर का रेडियस सॉलिड कंडक्टर के रेडियस से ज़्यादा होता है। और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलो कंडक्टर में सॉलिड कंडक्टर की तुलना में कम बनता है, और जिसकी वजह से हॉलो कंडक्टर में कोरोना लॉस कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। लेकिन हम ट्रांसमिशन लाइन में हॉलो कंडक्टर का यूज नहीं करते। इसका मेन रीजन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ में कमी होने की, क्योंकि जो हॉलो कंडक्टर है उसका बीच में कोई मटेरियल नहीं होता, मतलब बीच खाली होता है, सिर्फ यहाँ पे पूरा मटेरियल फिल होता है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है वो खाली होता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और ये स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो जब हम ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सैग है, सैग मतलब कि आपका जमीन से जो कंडक्टर है उसके बीच का डिस्टेंस आपका सैग है। सैग के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो जमीन से आपका कंडक्टर के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो है हॉलो कंडक्टर में कम हो जाता है, क्योंकि हॉलो कंडक्टर तो हॉलो है ना, तो यहाँ पे वो उसका झुकाव ज़्यादा होगा। इस वजह से हम इस कंडक्टर को ट्रांसमिशन लाइन में यूज नहीं कर सकते। लेकिन हॉलो कंडक्टर यूज आप सब स्टेशन में बस बार में देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है, तो आप इजिली यहाँ पे हॉलो कंडक्टर का यूज करते हैं। तो आप ये याद रखिए कि ट्रांसमिशन लाइन में सॉलिड कंडक्टर का यूज करते हैं और सब स्टेशन के बस बार में हॉलो कंडक्टर का यूज करते हैं। तो ये है आज का हमारा पावर सिस्टम का बेसिक्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। हमारा चैनल परपेचुअल लर्निंग याद रखिएगा, आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।